और इस बार सरकार के लिए राजस्व लगभग 500 मिलियन प्रतिवर्ष होने वाला है। मैंने यहाँ जो देखा है वह वास्तव में शानदार है, और यह इस बात का उदाहरण है कि नाइजीरियाई क्या कर सकते हैं। जरा सोचिए, अगर हम आपको बताएं कि नाइजीरिया को अचानक $12 ट्रिलियन का छिपा हुआ खजाना मिल गया है, एक ऐसी खोज जो वैश्विक ऊर्जा राजनीति को उलट सकती है। लिथियम, वह धातु जो इलेक्ट्रिक कारों, ग्रिड और भविष्य को शक्ति देती है, नाइजीरिया की जमीन में गहराई तक दबी हुई है। लेकिन क्या यह अफ्रीका के लूटे जाने की एक और कहानी है, या वह पल जब महाद्वीप आखिरकार अपने नियम खुद लिखेगा? आइए इसका पता लगाएं। दुनिया ऐसी सुर्खियों के साथ जागी जो लगभग अविश्वसनीय लग रही थीं। अफ्रीका का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र नाइजीरिया ने $12 ट्रिलियन मूल्य के लिथियम भंडार की खोज की है। यह खबर केवल आर्थिक हलकों में हलचल नहीं लाई, इसने वॉशिंगटन से बीजिंग तक बोर्डरूम, शेयर बाजार और राजनीतिक वॉररूम में धमाका कर दिया। लिथियम, जिसे अक्सर सफेद सोना कहा जाता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, नवीकरणीय ऊर्जा स्टोरेज सिस्टम और यहाँ तक कि लोगों की जेब में रखे उपकरणों को शक्ति देने में अहम भूमिका निभाता है। अब नाइजीरिया का यह अप्रत्याशित त्रुप का पत्ता सामने है। तेल के विपरीत, जिसने नाइजीरिया के अतीत को परिभाषित किया, लिथियम भविष्य से जुड़ा हुआ है। यह वह खनिज है जिसकी हर बड़ी अर्थव्यवस्था को सख्त जरूरत है, क्योंकि दुनिया तेजी से स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ रही है। कई सालों से मांग आपूर्ति से अधिक रही है। चाइना, अमेरिका और यूरोप स्थिर स्रोतों को सुरक्षित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और अब अचानक अफ्रीका का यह दिग्गज वैश्विक सप्लाई चेन के सबसे बड़े जैकपॉट में से एक पकड़े बैठा है। इस घोषणा ने निवेशकों को झकझोर दिया। इसने तुरंत ही नाइजीरिया के रणनीतिक महत्व को फिर से परिभाषित कर दिया। विश्लेषकों ने तुरंत वैश्विक ऊर्जा प्रवाह के नक्शे को फिर से खींचना शुरू कर दिया। उन्होंने यह इंगित किया कि कड़ूना, नसरावा और केबी जैसे राज्य, जो पहले तेल या कृषि की चर्चाओं में हाशिए पर थे, अब नए ऊर्जा युग के केंद्र बनने वाले हैं। खनिकों और अधिकारियों की तस्वीरें, जो उस मिट्टी का सर्वेक्षण कर रहे हैं जो एक दिन लाखों इलेक्ट्रिक कारों को शक्ति दे सकती है, पहले ही एक नए युग का प्रतीक बन चुकी हैं। नाइजीरिया, जिसे लंबे समय से कच्चे तेल पर अत्यधिक निर्भरता के लिए आलोचना झेलनी पड़ी, अब एक बिल्कुल अलग औद्योगिक पहचान की दहलीज पर खड़ा है। लेकिन असली भूकंप खुद खोज नहीं थी, बल्कि नाइजीरिया की प्रतिक्रिया थी। सरकार ने साहसिक कदम उठाते हुए घोषणा की कि लिथियम अपनी मिट्टी से कच्चे रूप में बाहर नहीं जाएगा। कोई जहाज बिना प्रोसेस किए हुए लिथियम को विदेशी फैक्ट्रियों में नहीं ले जाएगा। इसके बजाय सभी रिफाइनिंग, प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन नाइजीरिया के अंदर ही होना होगा। यह घोषणा केवल संसाधन राष्ट्रवाद नहीं थी, बल्कि आर्थिक क्रांति थी। बाजारों ने तुरंत इसका नोटिस लिया। लिथियम में निवेश करने वाली कंपनियों के शेयर बढ़ गए। वहीं ऑटोमोबाइल निर्माता यह सोचकर चिंतित हो उठे कि अगर उन्हें नाइजीरियाई सप्लाई नहीं मिली तो लागत बढ़ जाएगी। चाइना ने सबसे तेज प्रतिक्रिया दी, प्रतिनिधिमंडल भेजे और स्थानीय प्रोसेसिंग प्लांट्स में निवेश को मंजूरी दी। इस बीच पश्चिमी देशों की राजधानी में बेचैनी की फुसफुसाहट सुनाई दी। अगर नाइजीरिया अपने फैसले पर डटा रहा तो इसका मतलब होगा कि सप्लाई चेन कड़ी हो जाएगी और उन उद्योगों की लागत बढ़ जाएगी जो हरी ऊर्जा के लक्ष्यों के पीछे भाग रहे हैं। इस बार अफ्रीका बातचीत का इंतजार नहीं कर रहा था, वह शर्तें तय कर रहा था। इस झटके ने एक असहज सच्चाई भी उजागर कर दी। जबकि नेता स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन की बात करते हैं, कुछ नहीं सोचा था कि अफ्रीका इसमें इतना निर्णायक रोल निभाएगा। नाइजीरिया का $12 ट्रिलियन का खुलासा अब महाद्वीप को अनदेखा करना असंभव बना देता है। आम नाइजीरियाई लोगों ने इस खोज का स्वागत सावधानी भरी उम्मीद से किया है। क्या यह संसाधन अंततः नौकरियों, बुनियादी ढांचे और अवसरों में बदलेगा, या यह भी एक और कहानी होगी जहां संपत्ति कभी नीचे तक नहीं पहुंची? नाइजीरिया के भीतर भी यह प्रतीकात्मक रूप से गहरा है। दशकों तक तेल आशीर्वाद और अभिशाप दोनों रहा। इसने अभिजात वर्ग को समृद्ध किया, लेकिन लाखों को गरीबी में छोड़ दिया। लिथियम अलग लगता है। यह देश की कहानी को फिर से लिखने का मौका है, निर्भरता से स्वतंत्रता की ओर, केवल खनन से नवाचार की ओर। लेकिन दांव खतरनाक रूप से ऊंचे हैं। अगर सही किया गया तो नाइजीरिया दुनिया की औद्योगिक शक्तियों के साथ खड़ा हो सकता है। अगर गलत हुआ तो इतिहास फिर से खोए हुए अवसरों के चक्र में फंस सकता है। तंजरुल ज़ुरोसाते में आपका स्वागत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नाइजीरिया की सरकार का लिथियम को बाहर जाने से रोकने का निर्णय केवल आर्थिक महत्वाकांक्षा नहीं था, यह इतिहास से सीखा हुआ सबक था। दशकों से अफ्रीकी देशों ने अपने प्राकृतिक संसाधनों को कच्चे रूप में निर्यात किया है और औद्योगिक मूल्य का असली लाभ विदेशों में खो दिया है। इस बार नाइजीरिया ने एक अलग खेल खेलने की कसम खाई।
यह कदम तुरंत देश में औद्योगिक क्रांति का बीज बो गया। नाइजीरियाई टेक उद्यमी, इंजीनियर और निवेशक लिथियम आधारित मूल्य श्रृंखला की संभावनाओं पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए। रिफाइनिंग से लेकर बैटरी निर्माण तक और अंततः इलेक्ट्रिक वाहन असेंबली तक, छोटे बिजनेस मालिकों और स्थानीय निवेशकों को यह विश्वास होने लगा कि अवसर अंततः उनकी दहलीज पर आ सकता है। हम अब केवल तेल पर निर्भर नहीं रहेंगे, लागोस में एक युवा उद्यमी ने कहा। यह हमारा भविष्य है। वैश्विक स्तर पर यह घोषणा भू राजनीतिक हलचल मचा गई। संयुक्त राज्य अमेरिका, जो अपने सहयोगियों के लिए सुरक्षित सप्लाई चेन की तलाश कर रहा है, अब अफ्रीकी साझेदारों के साथ तेजी से बातचीत करने पर विचार कर रहा है। यूरोप, जो रूस और चीन पर निर्भरता से जूझ रहा है, उसने नाइजीरिया को एक संभावित स्थिर आपूर्तिकर्ता के रूप में देखना शुरू कर दिया। फिर भी चीन सबसे तेज और सबसे आक्रामक रहा। उसने पहले से ही जाम्बिया और जिम्बाब्वे जैसे अफ्रीकी देशों में लिथियम में बड़े पैमाने पर निवेश किया है। नाइजीरिया में उसकी मौजूदगी यह दिखाती है कि अफ्रीका अब लिथियम और अन्य खनिजों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा का युद्ध क्षेत्र बन चुका है। पश्चिमी मीडिया ने इस घोषणा को अफ्रीका के लिथियम मोमेंट के रूप में चित्रित किया, लेकिन नाइजीरियाई विद्वानों और कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी। अगर पारदर्शिता और अच्छी शासन व्यवस्था नहीं होगी तो यह अवसर भी तेल की तरह शाप में बदल सकता है। सरकार ने यह वादा किया कि इस बार नियम अलग होंगे। लाभ का एक हिस्सा सीधे शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में लगाया जाएगा। राष्ट्रीय असेंबली ने जल्द ही एक लिथियम डेवलपमेंट फंड पर विचार शुरू किया ताकि भविष्य की पीढ़ियों के लिए धन सुरक्षित रखा जा सके। निवेश प्रस्तावों की बाढ़ आने लगी। अंतर्राष्ट्रीय खनन कंपनियों ने अरबों डॉलर निवेश करने की पेशकश की, लेकिन इस शर्त के साथ कि उन्हें स्थानीय प्रोसेसिंग यूनिट बनाने की अनुमति दी जाए। नाइजीरिया की सड़कों पर पोस्टरों और समाचार चैनलों पर बहस छिड़ गई कि क्या यह नया तेल नाइजीरिया को समृद्ध करेगा या फिर वही भ्रष्टाचार और असमानता दोहराएगा। नाइजीरिया के ग्रामीण इलाकों में जहां भंडार पाए गए हैं, उत्साह और डर दोनों दिखे। कुछ लोगों को रोजगार और विकास की आशा है, लेकिन अन्य लोग विस्थापन और पर्यावरणीय नुकसान से चिंतित हैं। यह तनाव साफ दिखाता है कि यह खोज केवल एक आर्थिक अवसर नहीं, बल्कि एक सामाजिक चुनौती भी है। लिथियम को केवल खनन और निर्यात की चीज मानना आसान है, लेकिन नाइजीरिया का लक्ष्य इससे कहीं बड़ा है। सरकार ने एक समग्र औद्योगिक दृष्टि की घोषणा की। खनन, रिफाइनिंग, बैटरी उत्पादन, इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण, यहाँ तक कि कुछ नाइजीरियाई विश्वविद्यालयों ने पहले ही नए शोध केंद्र शुरू कर दिए हैं। यह केंद्र मटेरियल साइंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और ऊर्जा भंडारण तकनीक में विशेषज्ञता देंगे। उद्देश्य है कि युवा वैज्ञानिक और इंजीनियर न केवल उद्योग में काम करें, बल्कि नवाचार भी करें। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर सही ढंग से किया जाए तो लिथियम की यह खोज हर साल नाइजीरिया की जीडीपी में अरबों डॉलर जोड़ सकती है। इससे केवल निर्यात राजस्व नहीं मिलेगा, बल्कि रोजगार, बुनियादी ढांचा और तकनीकी उन्नति भी होगी। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। नाइजीरिया की बिजली व्यवस्था कमजोर है। अगर प्रोसेसिंग प्लांट्स को 24 घंटे चलाना है तो बिजली उत्पादन और वितरण में भारी सुधार करना होगा। रेलवे और सड़कों को भी अपग्रेड करना होगा ताकि खदानों से कारखानों और फिर बंदरगाहों तक सप्लाई सहजता से हो सके। भ्रष्टाचार की छाया सबसे बड़ी चुनौती है। पिछले अनुभव बताते हैं कि जब भी बड़ी आय का स्रोत खुलता है तो राजनीतिक अभिजात वर्ग उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। लोगों का डर यही है कि कहीं लिथियम भी केवल अमीरों की जेब भरने का साधन न बन जाए। फिर भी इस बार एक अंतर दिखता है। वैश्विक स्तर पर क्लीन एनर्जी का दबाव नाइजीरिया को मजबूर कर रहा है कि वह संसाधन को पुराने ढर्रे पर न चलाए। अगर नाइजीरिया पारदर्शिता, स्थानीय भागीदारी और तकनीकी ट्रांसफर पर डटा रहा तो दुनिया को भी उसके नियम मानने होंगे। निवेशक पहले से ही कह रहे हैं कि नाइजीरिया अफ्रीका का बैटरी हब बन सकता है। लागोस और अबुजा में टेक स्टार्टअप्स ने छोटे छोटे प्रोटोटाइप लिथियम आयन बैटरी पैक बनाने शुरू कर दिए हैं। युवा इंजीनियर इस मौके को हमारी पीढ़ी का आईटी बूम कह रहे हैं। लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है, क्या नाइजीरिया अपने पुराने तेल निर्भर ढांचे से सचमुच बाहर निकल पाएगा, या यह भी एक ऐसा सपना होगा जो अधूरा रह जाएगा? कल्पना कीजिए, अगर नाइजीरिया सही रणनीति अपनाए तो लिथियम से निकली कमाई से औद्योगिक पार्क बन सकते हैं, जहां बैटरियां तैयार होंगी और लाखों नौकरियां पैदा होंगी। सड़कों और रेलमार्गों का निर्माण हो सकता है जो खदानों को कारखानों और फिर बंदरगाहों से जोड़ें। विश्वविद्यालयों में ऐसे कार्यक्रम शुरू हो सकते हैं जो युवाओं को ऊर्जा और मटेरियल साइंस में प्रशिक्षित करें। यह केवल अर्थव्यवस्था का सवाल नहीं है, बल्कि मानसिक बदलाव का प्रतीक है। दशकों से नाइजीरियाई नागरिकों को यही बताया गया कि उनकी किस्मत तेल पर निर्भर है। अब लिथियम एक नई कहानी पेश कर रहा है कि नाइजीरिया साफ और स्मार्ट दुनिया के केंद्र में खड़ा हो सकता है।
फिर भी हकीकत कठिन है। बिजली, पानी और बुनियादी ढांचा कमजोर है। सरकारी नीतियां अक्सर अधूरी रह जाती हैं और भ्रष्टाचार हर स्तर पर मौजूद है। लेकिन इस बार दुनिया का दबाव और ऊर्जा की वैश्विक मांग नाइजीरिया को एक अद्वितीय अवसर दे रही है। जैसे जैसे दुनिया पेट्रोल और डीजल गाड़ियों को छोड़ रही है, लिथियम की कीमत बढ़ती जाएगी। इसका मतलब है कि नाइजीरिया के पास सौदेबाजी की ताकत है, अगर वह अपने नियम लागू करने की हिम्मत रखता है। प्रश्न अब यह है कि स्थानीय प्रोसेसिंग का अर्थ व्यवहार में क्या होगा। सरकार ने घोषणा की है कि हर खदान के साथ एक प्रोसेसिंग प्लांट होगा। खनन की गई चट्टानों को पहले लिथियम कार्बोनेट या हाइड्रोक्साइड में बदला जाएगा। फिर वही सामग्री घरेलू बैटरी और टेक्नोलॉजी उद्योग में इस्तेमाल होगी। पहले से ही कड़ूना और नसरावा राज्यों में शुरुआती प्लांट बनाने की तैयारी हो रही है। कई चीनी कंपनियां इसमें निवेश कर रही हैं। साथ ही यह शर्त भी जोड़ी गई है कि तकनीकी ज्ञान स्थानीय इंजीनियरों और श्रमिकों तक पहुंचना चाहिए। यह रणनीति वैसी ही है जैसी चीन और दक्षिण कोरिया ने अपने औद्योगिक उदय के समय अपनाई थी। विदेशी निवेश को मजबूर करना कि वह स्थानीय क्षमता विकसित करे। अगर नाइजीरिया इसमें सफल होता है तो केवल फैक्ट्री ही नहीं बनेगी, बल्कि तकनीकी विशेषज्ञता भी विकसित होगी। आने वाले वर्षों में यह संभव है कि नाइजीरिया केवल रिफाइंड लिथियम ही नहीं, बल्कि बैटरियां, ऊर्जा भंडारण प्रणाली और यहां तक कि इलेक्ट्रिक वाहन भी बनाए।